यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो PT 365 है इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 में हमारा क्या रहेगा, यहाँ से देखो मैं आपको जो करा चुका था इसमें पार्ट 3 तक जो हमारे थे 6 नंबर टॉपिक तक आपको पूरा करा चुका था। ठीक है, 6 नंबर तक यहाँ पर हमने कराया था। उसके बाद जो हमारा बचेगा 7वां टॉपिक मैंने आपको थोड़ा सा कराया था यहाँ पर, राइट। 7वां में हमारे मैंने कस्तूरी कॉटन तक यहाँ से कराया था, राइट। और ये प्रोजेक्ट परी ये भी करा दिया था। ये बचा था पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जितने भी हमारे टॉपिक हैं ये सब आपको पूरे करा देंगे। और यहाँ पर जो जितना अभी ये दे रखा है 7वां जितना है वो पूरा करा देंगे। ठीक है, आज तो हमारा लास्ट आज रहेगा PT 365 जो हमारा कल्चर का है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से कौन सा था टॉपिक हमारा, मित्र, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ से देखो पहला है, ये पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय दायित्व जो हमारी दायित्वपूर्ण पहल के रूप में पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल के यहाँ पर शुरुआत की थी। किसने की थी? पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, इस पहल को देश के 50 पर्यटन स्थलों में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल के बारे में। इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को समग्र अनुभव को बेहतर बनाना और उनके लिए पर्यटकों की जो अतिथि प्रेमी लोग हैं उनसे मिलवाया जाएगा। और ये पर्यटन के स्थलों का दूत कहानीकार के रूप में से काम करेंगे, राइट। ये कार्य उन सभी व्यक्तियों को पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण के जागरूक करने के लिए किया जा रहा है जो किसी पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के साथ बातचीत एवं संवाद करते रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस वजह से इनको जागरूकता के लिए यहाँ पर ये किया जा रहा है। ठीक है, विजन अतुल जो हमारे भारतीय हैं इनके माध्यम से अतुल प्राप्त जो हमारे भारत हैं उनको लेकर यहाँ पर अनुभव के लिए सभी का स्वागत करना सत्कार होगा इसमें। और इसमें क्या है, खाद्य पर्यटन शिल्प जो हमारे पर्यटन जैसे संबंधी हमारे नए उत्पाद हैं उनके अनुभव को विकसित करने के लिए महिलाओं एवं युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। किस पर? महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष जोर दिया गया। और यहाँ पर क्या था, ये पर्यटन मंत्रालय था। और क्या था, और यहाँ पर एक पॉइंट और था, ये पॉइंट आपका जो 50 पर्यटन स्थल यहाँ पर शुरू किया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो बोलेगा इसके बारे में विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, ये हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा ये बोलेगा यहाँ पर अभी जो ये है स्कीम ये ओनली केंद्र शासित प्रदेशों में, और या फिर बोल देगा ये स्कीम जो है हमारे जो सिर्फ 4 हमारे जो शहर हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई समय स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो क्या तो भी गलत है, ओनली 50 शहरों में किया गया। कुछ ये बताया नहीं गया कि यहाँ पर कौन से शहर हैं, कौन सी सिटी हैं, क्या है। सिर्फ 50 शहरों को यहाँ पर पर्यटकों को चुना गया। तीसरा यहाँ से बोलेगा ये जो हमारी स्कीम है, ठीक है, ये महिलाओं और युवाओं के साथ यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये इस पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो गलत है, सिर्फ महिला और यहाँ पर जो युवा हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे भौगोलिक संकेतक GI टैग। GI टैग के बारे में, भौगोलिक संकेतक GI टैग क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो अभी ये एक प्रकार का ऐसा संकेतक होता है जो किसी उत्पाद की पहचान की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ता है। ठीक है, ये विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र या उसके जो प्रांत के भीतर किसी इलाके के उत्पादों को GI टैग यहाँ पर दिया जा सकता है, राइट। ये ट्रिप्स समझौते से परिभाषित किया गया है। ये भौगोलिक संकेतक 10 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर पंजीकृत होता है। ठीक है, ये पंजीकरण की अवधि जो होती है उसके समय समय पर एक बार में अगले 10 समय के लिए यहाँ पर नवीकरण उसको जो हमारा नवीकरण यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, उसको मतलब जो अपडेटेड करना। ठीक है, 10 साल के लिए। अगला है इसके धारक को किसी तीसरे पक्ष की गैर मानकीकृत उत्पाद के लिए उक्त संकेतक का इस्तेमाल करने के लिए जो रोकते में सक्षम बनाता है। ठीक है, देखो ये चीज़ हमारी GI टैग की डेफिनेशन हो गई क्या होती है, राइट। आगे देखते हैं यहाँ पर इस पर हाल में किसे दिया गया है, राइट। भारत में संबंधित कानून इसके लिए क्या क्या है, माल का भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रीकरण कराना जो हमारा अधिनियम 1999 है। माल का हमारा औद्योगिकरण के जो हमारे भौगोलिक संकेतक हैं इसको लेकर संरक्षण 2002 का नियम बनाया गया था। ठीक है, और ये हमारी इसके तंत्र क्या हो सकती है, ये रजिस्ट्रार और भौगोलिक संकेतक जो रजिस्ट्री होती है GIR इसके तहत कामकाज की निगरानी करता है। GIR का हमारा क्षेत्राधिकार होता है अखिल भारतीय होता है। ठीक है, ये कुछ इसके तंत्र है, इस तंत्र को छोड़ देना ये इतना नहीं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो हमारे GI से संबंधित GI टैग से संबंधित कौन कौन से कानून हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे। आगे GI टैग के बाद देखो अभी हाल ही में दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर पिलखुआ हैंड ब्लॉक जो आपकी प्रिंट है ये अभी प्राकृतिक डाई का एक उपयोग करने के लिए वस्त्र और लकड़ियों पर पारंपरिक प्रिंटिंग जो आपका ये ब्लॉक प्रिंटिंग है। ठीक है, बनारस जो आपकी धातु ढलुआ शिल्प है उसके लिए यहाँ पर दिया गया था। बरेली के बांस जो बेंत है, बांस के बेंत होते हैं उससे जो हमारे बांस के बर्तन बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, उसके लिए यहाँ पर दिया गया। ठीक है, थारू जो आपकी एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई है इसको लेकर यहाँ पर दिया गया। बरेली के जरी जरोदरी है इसको दिया गया, और जरदोजी को बनारस तिरंगी बर्फी इस सबको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ये और भी देख सकते हो जो असम में यहाँ पर दिया गया था अभी। उसके बाद असम के बाद आपका अंडमान निकोबार, मतलब काफ़ी जगह दिया गया, तो आपको इतने नहीं याद करने हैं। देखो मैं बताता हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट है अंदर आपको देखना है, जो ये ब्लैक से दे रखा है उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 1-2 मैं बता देता हूँ आपको। इसमें बोला है ये बोडो नेफॉर्म। ठीक है, बोडो नेफॉर्म क्या है,
ये हमारा 2-3 महीनों तक पूरी तरह से बंद कंटेनर में यहाँ पर रह सकता है। ये किण्वित मछली से बना एक व्यंजन है, ठीक है। अब से क्वेश्चन बोलेगा इसमें से वो जीआई टैग, कौन सा जीआई टैग अभी हाल ही में असम को दिया गया है, जिसको किण्वित मछली से बना एक एक व्यंजन से बना होता है, और इसको 2-3 महीनों तक पूरे कंटेनर तरीके से बंद करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या था, बोडो नेफाम था, और ये आपका असम में दिया गया है, राइट। अगला है यहाँ पर बोडो अरोनाई। बोडो अरोनाई क्या है, ये पारंपरिक जो हमारे बोडो बुनाई है, जो जीवंत रंगों और जटिल जो डिजाइन है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। जो हमारे डिजाइन है उसके लिए यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। या ऐसे बोल देगा इनमें से कौन कौन से हमारे जो जीआई टैग हैं जो डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसा करके सीरियल से सबको दे सकता है, राइट। कुछ टाइप में मतलब क्वेश्चन कैसे ही बना सकता है ये, तो ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ना है, जो हमारा ब्लैक से दिया हुआ है, सिर्फ इतना पॉइंट को आपको देखना है, पढ़ना है भी है, लेकिन माइंड में आपको ये चीज़ रखना है जो ब्लैक से दिया है, राइट। जैसे कि हमारा बोडो ओंडला है, ये चावल के पाउडर से बनी करी है, ठीक है, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए लहसुन, अदरक, नमक और जो हमारे एलकरी इसके यहाँ पर मिलाए जाते हैं, ठीक है। ये तो नहीं पूछेगा आपसे। बोडो जो गिसी ये क्या है, ये किण्वित चावल से निर्मित पारंपरिक मादक पेय पदार्थ है, ठीक है, ये पूछ सकता है। बोडो जो हमारा गिसी है, अब हाल ही में असम में जिसको दिया गया है इसका जीआई टैग, तो ये क्या काम करता है ना, ये किससे संबंधित है, ये बोल देगा किण्वित चावल है, जो हमारा चावल से बनी करी है, जो हमारा जो टेस्ट रहेगा उसको अच्छा करेगा, ठीक है। यह बोल देगा चावल से निर्मित एक पारंपरिक मादक पेय पदार्थ है, ठीक है। यह बोल देगा अल्कोहल की मात्रा को सबसे अधिक लगभग यहाँ पे मिलाया गया है, जिसके कारण क्या है, ये चावल मतलब यहाँ पर बना जा रहा है, तो ऐसा कुछ करके यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एक ये है, और ऊपर जो मैंने तो बताया आपको, और बोडो मैब्रा ये क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नोट क्या, देखो बोडो समुदाय की मानता है कि चावल से बना ये पेय भगवान शिव की देन है, इसका औषधि के रूप में सेवन किया जाता है, ठीक है, याद रखना ये लोग बता रहे हैं ऐसा करके, ठीक है। तो ये असम के मैंने बता दिया कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश का भी बता देता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश का हमारा थारू एम्ब्रॉयडरी, जो हमारा एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई है, ये हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बरेली की जो बांस बेत है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बस 2 आप यहाँ से पढ़ सकते हो उसको। आगे देखते हैं, आगे अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार में हमारी निकोबार चटाई, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। और मूसली चावल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी यहाँ से और कुछ नहीं पढ़ना है, राइट। आगे देखते हैं, आगे है गुजरात। गुजरात का हमारा कच्छ अजरक, ये ब्लॉक प्रिंटेड वस्त्र जिन्हें पर डाई का प्रयोग यहाँ पर करके ज्यामितीय आकार के फूलों की पैटर्न यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारी कच्छ मतलब अभी बोलेगा अजरक जो भी न्यूज़ में है, ठीक है, कच्छ आपको नहीं देगा, सिर्फ बोले अजरक जो भी न्यूज़ में था, ये क्या है, ये एक तरह का जीआई टैग है, या जीआई टैग दिया गया था अभी हमारा गुजरात को, ठीक है। ये बोलेगा ज्यामितीय आकार के फूलों का पैटर्न बनाया गया था, ये किससे संबंधित है ना, कच्छ अजरक, या और भी कुछ दे देगा आपके जीआई टैग वाले में, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे 7.3 सुप्रीम कोर्ट में नया ध्वज प्रतीक यहाँ पर चिन्ह को लेकर जो न्याय की देवी है, इसमें नई प्रतिमा को लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था ये, ठीक है। तो देखो न्याय की देवी की प्रतिमा के बारे में, उत्पत्ति इसकी हमारी ग्रीक और रोमन जो माइथोलॉजी है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे ग्रीक न्याय की देवी जो प्रतिमा उसके बारे में, ठीक है, अंदर यहाँ लिखा उसके बारे में। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट में एक पॉइंट जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको, ग्रीक रोमन की माइथोलॉजी है ये, ठीक है, उत्पत्ति इसकी यहाँ से हुई। दूसरा, ये देवी जस्टिटिया के रूप में न्याय की यहाँ पर पूजा शुरू की गई थी, यहाँ पॉइंट यहाँ पे लिखा होगा। तीसरा पॉइंट, इनका चित्रण क्या था, इनका चित्रण में तराजू, एक हाथ में तलवार यहाँ पर दिखाया गया, एक हाथ में तराजू दूसरे हाथ में तलवार यहाँ पे दिखाया गया, ये आप बता सकते हो, ठीक है। इनका पुनर्जागरण क्या हुआ, ये 14वीं शताब्दी में जो दौरान आंखों की पट्टी बांधने का प्रचलन यहाँ पर शुरू हुआ था, ये भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 14वीं शताब्दी में जो पट्टी बांधने का जो यहाँ पर प्रचलन था शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है इनका प्रबोधन क्या था, इनका प्रबोधन ये 17 से 18वीं शताब्दी में आधुनिक काल में माने जाने वाले आंख की पट्टी दर्शाती है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और ये कानून अंधे होने का संकेत देती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर ये सब पॉइंट ऐसे करके नोट कर लोगे, ठीक है। जितने पॉइंट बनते जाएंगे उतने पॉइंट आप ऐसे करके बनाते जाओगे, तो ये चीज़ याद हो जाएंगे आपको जब देखोगे तो, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में लेडी जस्टिस प्रतिमा स्थापित करने की शुरुआत इस पारंपरिक मूर्ति के पहली बार 1872 में कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थापित किया गया था, राइट। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नई की देवी की नई प्रतिमा का महत्व क्या है, उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलेगी इसको, ठीक है। भारतीय यहाँ पर परिधान होगा यहाँ पे, ठीक है। आंखों जो हमारी नई मूर्ति है इसमें आंखों में बंधी पट्टी होकर हटा दी गई कि कानून अंधा नहीं है, उसकी नज़र में सभी बराबर हैं, राइट। नई प्रतिमा की तलवार की जगह भारतीय संविधान के यहाँ पर बुक उसको दी गई है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर याद रखना क्या क्या दिया गया है। आगे है सुप्रीम कोर्ट का न्याय ध्वज, और आपका जो सुप्रीम कोर्ट का नया प्रतीक है यहाँ पर देखो ये रखा है, दे रखा है इन्होंने। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बनाया गया, लेकिन सबको देखो यूपीएससी क्वेश्चन वहाँ से पूछता है जो ज़्यादातर लोग जो टॉपिक छिप रहे होते हैं लोगों से, ये सब टॉपिक एकदम सामने हमारे एवरग्रीन टॉपिक है, तो ये सब चीज़ आपसे नहीं छिपेगा वो, ठीक है, लोगों तक यहाँ पर पहुँचेगा, पढ़ेंगे। जो चीज़ वहाँ से पॉइंट छिप रहा है वो पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। सुप्रीम कोर्ट का ध्वज तो ज़्यादातर लोगों के पास यहाँ पे जितने भी करंट मैगजीन होंगे सब में आपको शो किया होगा या फिर यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पर अगला बोला है हमारी सुर्खियों में रही कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इन घटनाओं को देखते हैं। पहला यहाँ से है वैकोम सत्याग्रह।
हाल ही में भारत में वैकोम सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो क्या हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट बजाता है। ठीक है, देखो वैकोम सत्याग्रह से जो हमारे संबंधित नेता और समर्थन क्या किया था। वैकोम सत्याग्रह नेता तो हमारे टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और केलप्पन जैसे जो हमारे अग्रणी और अनुभवी नेता थे उनके द्वारा यहाँ पर किया गया था। कि केलप्पन को केरल के गांधी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, मंदिर में प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले एजावा नेता टी.के. माधवन द्वारा 1917 में अपने अखबार देशाभिमानी, ठीक है, देशाभिमानी जो था यहाँ पर संपादकीय में उठाया गया था। ठीक है, 1921 में टी.के. माधवन के नेतृत्व में त्रावणकोर कांग्रेस कमेटी मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए यहाँ पर एक अभियान चलाया। राइट, 1923 में कांग्रेस ने काकीनाडा अधिवेशन में केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अस्पृश्यता का विरोध करते हुए एक मुद्दे के रूप में अपनाने के लिए यहाँ पर संकल्प अपनाया था। ये नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको ये बात रीड कर लेना है कि ये सब बातें में क्या ये लोग बता रहे हैं। ठीक है, नोट्स किसका बनाना है, पॉइंट किसका लिखना है, मैं बता रहा हूँ भी। अगला है यहाँ पे केरल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जॉर्ज जोसेफ के केशव मेनन की अनुपस्थिति में केरल प्रवेश सत्याग्रह के यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगला है ई.वी. रामास्वामी नायकर, पेरियार जो हमारा वैकोम सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में से शामिल थे। इन्होंने वैकोम बिरार के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, नायकर के जो हमारे स्वयं सेवक है इनको संगठित किया और अपने भाषणों के जरिए जनता का समर्थन यहाँ पर प्राप्त किया। गौरतलब है कि वैकोम सत्याग्रह में गिरफ्त किए गए सभी व्यक्तियों में केवल परियार ही हुई सबसे कठोर यहाँ पर सजा दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने 1921 में भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। इस दौरान गांधी जी ने मंदिर में प्रवेश के लिए माधवन जो हमारे नेतृत्व थे उसके में एक जन आंदोलन का यहाँ पर समर्थन किया था। ठीक है, श्री नारायण गुरु आपको जो यहाँ पे पद्मनाभन थे, ये ई रामास्वामी नायकर आदि ने इस आंदोलन का क्या समर्थन किया था। ठीक है, अगला है नागम्मई पेरियार की पत्नी। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर बोल रहा है कनम्मल जैसी जो हमारी महिलाएं आंदोलनकारी, इन्हें महिलाओं की सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह देखो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट देखो, ये जो ये दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जो गांधी जी ने भाग लिया था ये, राइट, उसके नीचे देखो लिखा हुआ है वैकोम सत्याग्रह के बारे में। यह मंदिर में प्रवेश के लिए शुरू किया गया था। ये जो वैकोम सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था, ये मंदिरों में प्रवेश के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, ऐतिहासिक अहिंसक सत्याग्रह था ये भी याद रखना। कैसा सा ये बोलेगा, ये जो हमारा वैकोम सत्याग्रह था ये एक हिंसक सत्याग्रह था, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा, ये हमारा अहिंसक सत्याग्रह है। और बोलेगा ये मंदिर में प्रवेश करने के साथ साथ जो पूजा स्थल थे उसको लेकर कुछ आपको बताएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं जानना है, सिर्फ मंदिरों में प्रवेश करने के लिए था और ये एक अहिंसक सत्याग्रह था। ठीक है, ये सत्याग्रह 30 मार्च 1924 को त्रावणकोर रियासत जो वर्तमान हमारे यहाँ पर केरल के शहर में वैकोम में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सत्याग्रह हिंदू धर्म में निम्न समझे जाने वाली जाति हैं, इनको वैकोम के भगवान जो महादेव मंदिर है उसमें प्रवेश नहीं देने के खिलाफ यहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक है, ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है। निम्न समझे जाने वाली जातियों में विशेषकर हमारे एझावा को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से क्या है, ये सत्याग्रह यहाँ पर आरंभ हुआ था। ठीक है, खादी वस्त्र और खादी टोपी पहनकर गोविंद पाणिकर नायर जो बहुलियन और एझावा और कुंजप्पू जो पुलाया थे, उन्होंने मंदिर में प्रवेश को निषेधाता थे, उनकी उल्लंघन का यहाँ पर उसके लिए उल्लंघन किया। ठीक है, ये देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। ठीक है, ऊपर के 2-3 हैं जो वो सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट है, इसको हटाते हैं। अगला है पंजाब के हमारे अकाली थे, उन्होंने क्या सत्याग्रही को भोजन उपलब्ध कराया था और उन्होंने जो हमारे ईसाई और मुस्लिम नेता थे उनको भी सत्याग्रह का समर्थन किया था इसका। ठीक है, 604 दिनों तक चला ये गांधी जो हमारा आंदोलन था। त्रावणकोर में तत्कालीन जो हमारे पुलिस आयुक्त थे W.H. पिट के बारे में विचार विमर्श के बाद 30 नवंबर 1925 को वैकोम सत्याग्रह अधिकारिक तौर पर यहाँ पर वापस ले लिया गया था। कब स्टार्ट हुआ था और कब वापस लिया गया था और कहाँ से हुआ था ये। ठीक है, वो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, ये चीज़ याद रखना है। गांधी जी ने क्या भूमिका निभाई और जहाँ पर महिलाओं थी उनकी भूमिका क्या रही। ठीक है, तो ये सब 4 से 5-6 पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं। आगे देखते हैं वैकोम सत्याग्रह के परिणाम क्या हुए। ठीक है, कानूनी सुधारों पहले सत्याग्रह के बने दबाव के बाद निम्न समझे जाने वाली जाति के लिए मंदिर में प्रवेश की घोषणा 1936 में जारी की गई। निम्न समझे जाने वाली जो हमारी जाति थी उनमें मंदिरों को प्रवेश के लिए इतिहास में एक ऐतिहासिक कानूनी यहाँ पर जीत हुई थी, है ना। जीत हुई थी मतलब यहाँ पर क्या, उनको भी जाने दे जाने लगा था। राइट, त्रावणकोर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई ताकि सरकारी जो हमारे रोजगार हैं उसकी भूमिकाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित यहाँ पर की जा सके। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह में गांधी जी और पेरियार के बीच मतभेद भी उजागर हुआ, जहां गांधी जी ने वैकोम सत्याग्रह को हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में देखा और वहीं पेरियार ने इसे जाति आधारित अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई के रूप में देखा था। ठीक है, दरअसल पेरियार इस सत्याग्रह में मिली आंशिक सफलता में खुश नहीं थे। ठीक है, याद रखना है। आपसे बोलेगा जो हमारा जो ये आंदोलन था वैकोम सत्याग्रह, इससे मिली यहाँ पर आंशिक सफलता से महात्मा गांधी जो क्या खुश नहीं थे। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा, कौन खुश नहीं था, ये पेरियार जो थे इससे सब जो खुशी नहीं थे, याद रखना है। क्योंकि मंदिर तक जाने वाली 4 सड़कों में से केवल 3 सड़कें सभी जातियों के लिए खोल दी गई थी।
और कुछ महीनों बाद पेरियार ने कांग्रेस की सदस्यता भी त्याग दी थी। ठीक है, याद रखना है कि जो हमारे बोलेगा मंदिरों से जो हमारी जो सड़क जाती थी उसमें से 2 साइड के यहाँ पर बोलेगा चारों साइड जो थी इन सभी के लिए ये मतलब जो हमारा रूल था खत्म होने के बाद चारों साइड से क्या इनके लिए खोल दी गई, तो गलत है, 3 साइड से यहाँ पर इनके लिए खोल दी गई थी सभी जातियों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में अन्य जातीय आंदोलन जैसे कि आपका 1873 में सत्यशोधक आंदोलन, इनके नेतृत्व करते कौन थे? ज्योतिबा फुले। ठीक है, 1916 में जस्टिस पार्टी आंदोलन, टीएम नायकर जो हमारे टीएम नायर, पी त्यागराज चट्टी थे ये। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट, बी आर अम्बेडकर, आत्मसम्मान आंदोलन, और ये आपके हैं ई रामास्वामी नायकर पेरियार। तो ये आपको याद रखने नेतृत्व यहाँ पर है उसके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, HRA जिसको, ये हमारा देखो हमारा जो टॉपिक है ये हिस्ट्री का भी टॉपिक है। ठीक है, HRA हमारा टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से जितना बताते रहो वो प्लस आप हिस्ट्री से लेके इसको कवर कर लोगे। और राइट, देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन कांड शताब्दी वर्ष मनाने के लिए साल भर चलने वाले जो हमारे समारोह था उसका उद्घाटन यहाँ पर किया। क्या थे कि इस कांड हिंदुस्तान आंदोलन में इसके शामिल थे कौन कौन? काकोरी ट्रेन कांड के बारे में देखते हैं। तिथि काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया था। इसके तहत HRA कुछ क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश के जो काकोरी गांव था उसने ब्रिटिश जो खजाने था वो क्या ट्रेन से जो खजाने थे लूट कर यहाँ पर ले जा रहे थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था? इस लूट का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन की कमी को दूर करना। ठीक है, आपसे बोलेगा जिसका उद्देश्य क्या था, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसका जो उन्होंने धन लूटा ये सब क्या, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि जो हमारा धन की कमी है उसको दूर करना। आपसे बोलेगा उनके देश में यहाँ पर इस चीज़ का कमी था इसलिए ऐसे, है ना, तो पॉइंट दे देगा क्योंकि शायद तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये उद्देश्य इसका याद रखना है। मुख्य क्रांतिकारी कौन में से कौन कौन थे? इसमें से देखो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्र बख्शी, ये सब यहाँ पर इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे। बोलेगा इसका इनमें से इनके क्रांतिकारियों में से कौन नहीं था इनमें से। ठीक है, तो 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा ये। अगला है काकोरी षड्यंत्र केस क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा यहाँ पर सुनाई गई थी। इनमें से किसे किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको लिखना है HRA और उसके बारे में प्रमुख इसका उद्देश्य क्या था, काकोरी ट्रेन कांड के बारे में, है ना, और यहाँ पर इसको फांसी कब दी गई, किसको किसको दी गई, है ना, तो इसका भी यहाँ पे लिख लोगे। लाहौर षड्यंत्र केस जो हमारा था इसमें क्रांतिकारी को द्वारा राष्ट्रहित के लिए उपयोग यहाँ पर कैसे किया गया था इनको। देखो, एक तो ये अपने बचाव के लिए बल्कि एक राष्ट्रीय मंच के रूप में भी इसे स्थापित किया था। ठीक है, मतलब अपने बचाव के लिए नहीं, सिर्फ इन्होंने अपने राष्ट्रीय मंच के लिए भी स्थापित किया था। अदालत की जो कार्रवाई के दौरान क्रांतिकारी ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के लिए विशेष रूप से दमनकारी कानूनों और जनता के शोषण की यहाँ पर आलोचना की थी। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक कैदियों के लिए जेल से बाहर बेहतर परिस्थितियों में अधिकारों की मांग करने को लेकर भूख हड़ताल भी की थी। ठीक है, इस दौरान 63 मतलब 63 दिनों की जो भूख हड़ताल करने के कारण जतिन दास की 13 दिसंबर को मृत्यु भी हो गई थी 1929 में। ठीक है, इस खबर को देश भर में आक्रोश की लहर यहाँ पर फैल गई। इससे क्या वो अंततः भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है HRA, आप जाके एक बार उससे पढ़ सकते हो जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है थोड़ा सा डीप में। राइट, आगे देखते हैं। रंग भेद व्यवस्था 7.4.3। ठीक है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने नस्ली भेदभाव, रंग भेद वाली जो नीति है इसकी समाप्ति की 30 वर्षगांठ यहाँ पर मनाई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 30 वर्ष हो गया इसका, तो क्या इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए। राइट, देखो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों को 3 समूहों में क्या विभाजित किया गया। एक तो गिरमटिया भारतीय मजदूर, दूसरा व्यापारी, तीसरा आपका गिरमटिया रहे जो मजदूर से पहले वो। ठीक है, ये 3 हमारे टाइप यहाँ पर इनको विभाजित किया गया है। राइट, आगे रंग भेद आंदोलन जो रंग भेद विरोधी आंदोलन थे, ये 20वीं शताब्दी में पहला सफल अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, रंग भेदी विरोधी जो हमारा आंदोलन के उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ली रंग भेद हैं इसके आधारित जो हमारे शासन है इसमें स्थिर करने के लिए आंतरिक जो हमारे अभियान थे ये यहाँ पर चलाए गए थे। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ पहला पॉइंट यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं प्रभाव क्या था। 1990 तक रंगभेद कानून निरस्त कर दिए गए थे, मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया था और 1990 और 94 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति यहाँ पर ये बनाए गए थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में बता रहे हैं। अगला, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी विरोधी जो संघर्ष है इनका भारत का योगदान क्या था। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक तो लाइन पहला था और दूसरा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला उपनिवेशीवाद विरोध जो था और नस्ली भेदभाव विरोधी आंदोलन यहाँ पर शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने 1894 में नटाल जो हमारे इंडियन कांग्रेस थी उसकी स्थापना भी की और 1903 में समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के वहाँ पर प्रकाशित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, आगे 1906 में गांधी के नेतृत्व में जो हजारों सत्याग्रही थे उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र भारतीय के लिए सदैव इसे अपने साथ फिंगरप्रिंट सहित रखा। ठीक है, अनिवार्य रखा क्योंकि इसकी जो हमारी अनिवार्यता थी उसके प्रावधान करने वाले 1906 के कानून यहाँ पर बहिष्कार किए गए थे।
ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे, गांधी जी ने डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कहाँ पर की थी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में की थी 1915 में, जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे, ठीक है। जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, उसके जस्ट बाद उन्होंने 2 साल बाद एक अपना आंदोलन शुरू किया था 1917 में, चंपारण, जो सबसे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद सबसे पहला उनका आंदोलन था चंपारण, ठीक है, याद रखना है भी। आगे, यूनुस मोहम्मद दादो वह गैर यूरोपीय संयुक्त मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक लीडर थे। उन्होंने तत्कालीन समय में इस संगठन को एक गुप्त संगठन के रूप में पुनर्जीवित किया, ठीक है। भारत सरकार की भूमिका क्या थी इसमें? भारत दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने 1946 में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद सरकार के साथ व्यापारिक जो संबंध था वह समाप्त कर दिया था, राइट। ये भारत की मतलब भूमिका के बारे में यहाँ पर दे रखा है, भारत में कैसे इसको देख रहा था। इसके अलावा भारत दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने 1946 में दक्षिण अफ्रीका में चल रही जो हमारी रंगभेद समस्या उसको संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा पे उठाया था ये, ठीक है। 1960 के दशक में नई दिल्ली में एक प्रतिनिधित्व कार्यालय स्थापित किया और भारत ने रंगभेदी विरोधी आंदोलन यहाँ पर क्या है समर्थन जारी किया और अफ्रीका में फंड सक्रिय रूप में यहाँ पे सहयोग किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ 1946 वाला याद करना है कि इसने दक्षिण अफ्रीका में चल रही जो रंगभेद समस्या उसको संयुक्त राष्ट्र में उठाया, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, बाकी एक दो ऊपर जो थे वो आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। आगे हमारा यहाँ से संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अफ्रीका पर राजनयिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे 1971 में और संकल्प में रंगभेद और मानवता के खिलाफ यहाँ पर अपराध घोषित किया। रंगभेद के खिलाफ प्रतिरोध को वैध बनाना, ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं, इसको हटाते हैं। आगे हमारा नेल्सन मंडेला। देखो नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, इसको देख लेते हैं। प्रारंभिक जीवन के क्या था? इनका जीवन 1918 में दक्षिण अफ्रीका में ईस्टर्न केप में हुआ था, ठीक है, ये आपको पढ़ देना है, राइट। आगे देखते हैं। देखो जो हमारा टॉपिक था ये वाला, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आपको क्या इसको थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना है। जैसे कि हमारा क्या पहले यहाँ पर गिरमटिया मजदूर ये क्या थी व्यवस्था, ये क्या होते थे, तो हमारा मॉडर्न में जाके आपको ये चीज़ पढ़ना है। उसके बाद हमारे जो रंग विरोधी आंदोलन थे ये क्या होते हैं, ठीक है, ये भी जाके आपको यहाँ पर पढ़ना है। 2 पॉइंट हो गए इस टॉपिक के। अगला, क्योंकि यहाँ पर करंट में इतना अच्छा नहीं दे रखा है तो आपको इसको स्टैटिक से पढ़ना है। तीसरा पॉइंट यहाँ से हमारा है, यहाँ से ये याद रखना है, ठीक है। जैसे अभी 1915 में जो गांधी जी थे यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसको लेकर भी आप यहाँ से जो हमारा स्टैटिक में वहाँ पे आपको मिल जाएगा पढ़ने को, ठीक है। तो वहाँ से जो दक्षिण अफ्रीका में थे वहाँ पर उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, क्या क्या किया, राइट, तो वो चीज़ आप वहाँ से स्टैटिक में कवर करोगे। उसके बाद उन्होंने जो पहला आंदोलन किया था वो भी आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ लोगे, राइट। और देखते हैं, और यहाँ पे कुछ खास नहीं, ठीक है, बस उतना जितना मैंने आपको बताया वो चीज़ आप यहाँ से जाके स्टैटिक से पढ़ लो। आगे हमारा है नेल्सन मंडेला के बारे में पूरा दे रखा है, ठीक है। इन्हें क्या इनका दर्शन से क्या पुरस्कार था, तो ये इतना इनके जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था वो याद रखना कि हमारा इनको जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2000 था, इससे इनको सम्मानित किया गया था। उन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित यहाँ पर किया जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, इन्होंने अफ्रीका का गांधी भी कहा था इनको, ये भी याद रखना है। इनकी शिक्षाओं का प्रबल, ये शिक्षाओं के लिए प्रबल अनुयायी थे इसके लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं 5-6 पॉइंट आप यहाँ से इसके निकालोगे, पूरा टॉपिक आपको नहीं लिखना है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण हमारे घटनाक्रम में, जैसे कि संथाल विद्रोह क्या, संथाल विद्रोह के शहीदों की स्मृति में हर साल 30 जून को यहाँ पर हूल दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। संथाल विद्रोह क्या है, हमारा स्टैटिक में भी टॉपिक है, तो संथाल विद्रोह आप नोट कर लो। संथाल विद्रोह आपको जो स्टैटिक है वहाँ से भी पढ़ना है, ठीक है। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हो चांद और भैरव के साथ यहाँ पर फूलो जानू नामक यहाँ पर 2 बहनें थे, ठीक है। और विद्रोह का स्थान क्या था, राजमहल की जो पहाड़ी थी वर्तमान झारखंड में, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे स्थान क्या था, इसका कारण क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी और स्थानीय साहूकार थे, उनके द्वारा संस्थानों को शोषण एवं उत्पीड़न करना। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को भारत की पहली संगठित जन क्रांति यहाँ पर बताया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। इस विद्रोह के दमन के बाद भारत ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 बनाया। इस कानून के तहत संथाल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र यहाँ पर बनाया गया था। संथाल आदिवासी की भूमि गैर संथाल लोगों को बेचना कानूनी बना दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ खास दिया नहीं है इस संथाल विद्रोह के बारे में, थोड़ा सा आप संथाल विद्रोह एक बार जाके जो स्टैटिक है हमारा वहाँ पे पढ़ लोगे, क्या क्या था, कब हुआ और कौन कौन नेता इसमें शामिल थे, क्या थे। इतना तो 4-5 पॉइंट अपने यहाँ से पढ़ लिए, एक बार उसको भी जो स्टैटिक के टॉपिक आ रहे हैं उसको भी यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, कोई पॉइंट छूटे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से करंट में आ रहा है तो एक पॉइंट अगर करंट से क्वेश्चन पूछेगा तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे स्टैटिक भी स्टेटमेंट दे देगा, तो इस वजह से स्टैटिक आपको कवर करना होता है। आगे ओडिशा का अकाल, ठीक है, 1866 में पड़ा था ये, देखते हैं इसको। अकाल के परिणाम, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट इतना, और देखते हैं। देखो यहाँ से सिर्फ 2 से 3 पॉइंट याद करने हैं इसके। जो हमारा अकाल था ये जो कब
किसके टाइम पर आया था यहाँ पर ये, ठीक है। उड़ीसा के जो हमारा अकाल पड़ा हुआ था ये किसके काल टाइम पे आया था, किसके शासनकाल में था, ठीक है। एक तो ये देख लेना। और इसका काल का कारण क्या था, ब्रिटिश शासन की जो लापरवाही थी, इसकी प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक शोषण इसका था आपात, इसका हमारा जो अकाल का कारण बना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उड़ीसा का अकाल जो पड़ा था इनमें से क्या कारण से हमारा उड़ीसा में अकाल पड़ा था। पहला स्टेटमेंट, अकाल का कारण ब्रिटिश शासन की जो लापरवाही और प्राकृतिक आपदाएं की, ठीक है, और आर्थिक शोषण की वजह से इनका अकाल पड़ा था। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर तरह तरह कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ठीक है। और मतलब यहाँ पर जो भी था, मतलब देखो स्टेटमेंट जो भी देगा स्टेटमेंट आपको समझना है, ये चीज़ देखना है कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो था अकाल, ये इनकी प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक शोषण और इनकी लापरवाही दोनों की वजह से यहाँ पर हुआ था। ये बोलेगा सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं थी, उसको लेकर यहाँ पर अकाल यहाँ पर उड़ीसा में पड़ा था, ठीक है। तो पॉइंट आपको देखना ये इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसका इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला। और देख लेते हैं कि किसके काल में आया था, थॉमस एडवर्ड रॉबिन्सॉ इसके काल में आया था ये, ठीक है। और हुगली नदी, देखो अकाल के बाद हुगली नदी पश्चिम बंगाल में मताई नदी और जो उड़ीसा को जोड़ने वाली है ये पुरी के कैनाल या कोस्ट कैनाल के निर्माण भी करती है, ठीक है। ये देखो हमारा ज्योग्राफी लोकेशन आ गई, इसमें हुगली नदी जो है हमारी, हुगली नदी हमारी पश्चिम बंगाल को, मताई नदी जो उड़ीसा में, इसको जोड़ने वाली पुरी कैनाल हमें सबसे बोलेगा पुरी कैनाल जो है ये किस किस को जोड़ती है, ठीक है। तो दो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक ये और ऊपर जो बताया मैंने, और कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अगला है सारागढ़ी का विद्रोह। ये क्या है? सारागढ़ी का विद्रोह 12 सितंबर जो सारागढ़ी विद्रोह की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका 130, 125, 150, 200, 100 ऐसा होता है तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सारागढ़ी युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या। ये युद्ध उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की जो हमारा सारागढ़ी तिरा अभियान में पर लड़ा गया था। सारागढ़ी महत्वपूर्ण संचार चौकी थी, ठीक है। ये आपसे बोलेगा सारागढ़ी युद्ध था, ये क्या सारागढ़ी है क्या, ठीक है। सारागढ़ी क्या है, एक महत्वपूर्ण चौकी थी, इंपॉर्टेंट याद रखना है। यह पाकिस्तान के कोहाट में समाना रेंज पर स्थित एक अनूठा गांव था, ठीक है। युद्ध में सिख सैनिकों का नेतृत्व हवलदार ईसर सिंह ने किया था। इस युद्ध में असाधारण साहस का परिचय दिया और अंतिम क्षण तक इसे लड़ने का यहाँ पर फैसला किया, ठीक है। सभी 21 सिखों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है सारागढ़ी था क्या, ठीक है। और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा ये जो कौन सी जनजाति के बीच यहाँ पर लड़ा गया था, ठीक है। ये लड़ाकों के साथ कौन सी जनजाति थी ये आपको बताना है। इसमें ये हमारी अधिक 8000 से अधिक अफरीदी और जो और जकई जनजाति थी वो लड़ाकों के बीच यहाँ पर लड़ा गया था। दो पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने हैं। आगे हमारा 7.6 नंबर, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो सुर्खियों मेरे कुछ त्यौहार हैं, ठीक है, इनको देखते हैं। जैसे कि बोहाग, रोंगाली, बिहू हमारा किधर है, असम में, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा सा जो हमारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल हैं पूरे आपको याद नहीं होंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसके इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके कुछ की पॉइंट है वो, ठीक है। ये हमारा बिहू असम में होता है, राइट। ये बैसाख पंजाब और तमिलनाडु, विशु और जो केरल उसमें विशु के रूप से, और पहला बैसाख ये पश्चिम बंगाल में, ये सब के रूप में आप इसे इस टाइम पे मना सकते हो। ये इस टाइम नाम पे इसको जानते हैं, ठीक है। अलग अलग जो नाम की अलग अलग नाम से फेमस होते हैं ये, राइट। आगे देखते हैं। ये जो हमारा त्यौहार है अप्रैल के मध्य माह में मनाया था, यह असमिया नववर्ष की शुरुआत और बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक है। बस इतना याद रखना, 2 पॉइंट। आगे गुड़ी पड़वा, ठीक है, इसको देखते हैं। गुड़ी पड़वा के राष्ट्रपति ने गुड़ी पड़वा पर्व की पूर्व संध्या पर बसंत ऋतु में आगमन से जुड़े त्योहारों के यहाँ पर भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी, ठीक है। गुड़ी पड़वा के बारे में देखते हैं। ये चैत्र माह में पहले दिन मनाया था, चैत्र माह के पहले दिन ही मनाया जाएगा, ठीक है। ये वसंत ऋतु के आगमन को संकेत देता है। महाराष्ट्र में ये नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक मनाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत भर में अन्य वसंत त्यौहार हैं, ये नहीं याद रखने, इसको छोड़ना है, बस 2 पॉइंट ऊपर याद रखने इसको। आगे देखते हैं। कर्मा त्यौहार के बारे में, ये एक फसल उत्सव है, ठीक है। ये मुंडा हो और राव बेंगा खालिया जो संथालों उसके बीच यहाँ पर लोकप्रिय है, ठीक है। याद रखने की ये हमारा फसल उत्सव है, ठीक है। और कुछ खास नहीं है यहाँ पर, बस सिर्फ उतना याद रखना है ऊपर कौन से हमारे यहाँ पर जनजाति थी और ये फसल किस लिए मनाता है, हमारा फसल उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। अगला है जितिया या जीवित पुत्री का जो हमारा त्यौहार है, ये क्या है? ये बिहार में मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जितिया जो यहाँ पर या तो जीवित पुत्री का जो है त्यौहार, इसको देखते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाता है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र, तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर इसे निर्जला उपवास यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हटाते हैं। आगे आओ, बस यहाँ से उतने जितने थे 3-4 आपको वो कवर करने हैं, ठीक है, फेस्टिवल। आगे 7.7 में है खेलों से संबंधित कुछ न्यूज़ में थे। जैसे खेल को लेकर अभी 2022 या 23 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है खेलों से संबंधित, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये क्वेश्चन खेलों से भी लेकर पेपर में आते हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, हाल ही में आयोजित यहाँ पर पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा, जबकि हमें इससे पहले आयोजित जो टोक्यो ओलंपिक थे उसमें भारत 48वें स्थान पर था। राइट, तो देखते हैं इसके बारे में। भारत पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीते, इसमें से कोई स्वर्ण पदक शामिल नहीं था। भारत में 1 रजत पदक, कांस्य पदक जीतने वाला, हालांकि टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत ने 7 पदक जीता, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 रजत, 4 पदक कांस्य यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, पेरिस 2024 में भारत ने ओलंपिक में अब तक का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पर किया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ 2022 और समर डेफ ओलंपिक्स जो आपका 2021, इसके बाद तीसरा जो किया था ये हमारा किया था पेरिस में ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक खेलों के बारे में। उत्पत्ति, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस ग्रीस में यहाँ पर शुरू हुई थी। इनमें 14 देशों में 9 खेल प्रतिस्पर्धा ने यहाँ पर क्या भाग लिया था। ठीक है, और ये हर 4 साल में आयोजन इसका किया जाता रहा है। आगे देखते हैं। आदर्श वाक्य जो हमारा मोटो है, इसका मोटो क्या होता है, ये मोटो इसका फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये हमारा इसका मोटो है। ओलंपिक ध्वज क्या, इसकी शुरुआत 1920 में की गई थी। इस ध्वज में 5 हमारे इंटरलॉकिंग जो रिंग छल्ले होते हैं, इसके रूप में दुनिया के 5 महाद्वीपों को यहाँ पर प्रतीक को दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओलंपिक मसाल, ये अग्नि और जो सकारात्मक मूल्य उसके प्रतीक है। ठीक है, ओलंपिक टॉर्च रिले के साथ ये मसाल खेलों के आयोजन करने वाले देश की यात्रा करती है। राइट, पेरिस 2024, इसमें 4 अतिरिक्त खेल शामिल किए गए, जैसे कि आपका ब्रेकिंग ओलंपिक में पहली बार आया था, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो हमारे स्केट बोर्डिंग है ये। ठीक है, सर्फिंग, ये हमारे 4 जो थे यहाँ पर नए खेल इसमें शामिल किए गए थे। कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन जो आप फॉर सपोर्ट है, ये 1983 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य एथलीट्स से उनके सामने वाली आने वाली कानून को बाधाओं से निपटना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं, बस जो हमारे 4 यहाँ पर नए ऐड किए गए थे उसके बारे में देख लेते हैं, और इसका वो मोटो क्या था और इसकी शुरुआत कब से की गई थी, बस इतना, और कुछ यहाँ से डीप से नहीं पूछने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये शब्द दे रखा है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको हटाते हैं। इतना पढ़ना, देखो इतना मैं आपको पूरा करा तो पूरा दूंगा, पढ़ा दूंगा ये सब, लेकिन पेपर में कुछ नहीं इससे पूछा जाएगा। राइट, जो पूछे जाने की थोड़ा सा उम्मीद है वो मैं उसको ही लेकर आपको मैं समझा रहा हूँ। राष्ट्रीय खेल विकास योजना, ये कितनी योजना ऐसे याद करोगे आप। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं करना है, हटा देना है इसको। आगे देखते हैं टॉपिक को। अगला एक खेल संबंधी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जो इसमें ओलंपिक ऑर्डर, ये क्या है। भारत के पहले व्यक्ति ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक जो हमारी प्रतिस्पर्धा उसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया। अब अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार की शुरुआत 1975 में की गई थी। ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में विशिष्ट सेवा यहाँ पर प्रदान की होती है। ठीक है, यह राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ये एक गैर लाभकारी वैश्विक संगठन भी है। बस इतना पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट आपको याद करने हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026, इसमें देखो राष्ट्रमंडल खेल जो हमारा 26 के बारे में 12 श्रेणियों में भारत में 2022 में CWJ पदक जीता था। ठीक है, इसमें 6 को 2026 में संस्करण से हटा दिया गया। उल्लेखनीय कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल 61 पदक जीते थे, इसमें से 30 इन्हीं 6 श्रेणियों में जीते गए थे। इनमें से बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और आपका जो स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, ठीक है, कुश्ती, ये सब यहाँ पर इसमें शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में देख लेते हैं। ये पहली बार कब आया था, 1930 में हैमिल्टन जो कनाडा था वहाँ पे आयोजित किया गया था। इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। भारत में 2010 में दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी की थी। आगे देखते हैं। शतरंज क्या है। शतरंज, भारतीय शतरंज के लिए कई उपलब्धियाँ पर एक सफल यहाँ पर वर्ष रहा था। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो रहेगा सिर्फ मैं उसको डिस्कशन करूंगा। ठीक है, देखो जैसे कि हमारा 45वां FIDE शतरंज ओलंपियाड, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत शतरंज टीम ने 45वें FIDE ओलंपियाड जो है उसमें यहाँ पर क्या है, ओपन और महिला दोनों श्रेणी में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो क्या क्या है आयोजन इसका, हमारा बुडापेस्ट हंगरी में 44वां शतरंज ओलंपियाड पहली बार भारत में चेन्नई में आयोजित हुआ है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। ये बोलेगा 5वां जो हमारा FIDE शतरंज था ये भारत में आयोजित किया गया है, तो गलत है, वो 44वां था। ठीक है, और पहला था वो। इस प्रतियोगिता में ओपन श्रेणी के तहत विजेता टीम को के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप यहाँ पर होता है। महिला श्रेणी में विजेता जो टीम के लिए ट्रॉफी होती है बेरा मेनचिक कप होती है। ठीक है, और पुरुष विजेता के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, दोनों के लिए यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, आगे विश्व शतरंज चैंपियनशिप क्या है, ये कुछ नहीं, ये यहाँ से नहीं पूछेगा 2024 वाला, सिर्फ यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पूछा है इसमें से अगर पूछेगा तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स पूछ सकता है। जैसे कि विश्व शतरंज चैंपियन के बारे में कि क्या था, ये 2024 में इसकी जो आयोजन था सिंगापुर में किया था। ठीक है, और 1946 में चैंपियन आयोजन को निजी तौर पर यहाँ पर किया गया था, स्टार्ट किया गया था इसका। ठीक है, और 18 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी गुकेश डोमराजू, ठीक है, डोमराजू ने चीन के डिंग
लीरेन को हराकर यहाँ पर दुनिया का सबसे कम उम्र शतरंज यहाँ पर चैंपियन जीता, तो इस वजह से न्यूज़ में था ये, ठीक है। इतना कुछ नहीं, क्योंकि देखो ये सब टॉपिक आपको सब लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, सभी लोग आपको पढ़ रहे हैं ये, और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ज़्यादातर एग्जाम में पूछेंगे तो ये सब नहीं। देखो ये पहला था जो हमारा 45 जो हमारा 5D शतरंज था, ये इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से, क्वेश्चन आपका नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। एक बार देख लेना है कि क्या दोनों, मतलब सिर्फ 2 ही पढ़ने, ओलंपिक के बारे में आपको सिर्फ 2 ही देखने, ओलंपियाड के बारे में जो हमारा शतरंज थे उसको लेके ये दोनों, बाकी और तीसरा नहीं देखना है यहाँ से, ठीक है। अगला देखते हैं, और यहाँ देखो वर्ल्ड रेड चैंपियन चेस ये क्या है, ये फाइट द्वारा आयोजित फाइट द्वारा आयोजित की गई, तो ठीक है, इसको हटाते हैं आगे। सिर्फ आपको 2 मैंने शतरंज बताए, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हमारा भारत का सबसे कम उम्र के यहाँ पर जो था उसने जीता था, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो हमारा 43 नंबर था, 43 था ना, 44 था जो भारत में आयोजित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। और 45 यहाँ पर जो किया गया है ये आपको किया गया था बुडापेस्ट हंगरी में। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसके बारे में वर्तमान में FID का मुख्यालय लॉरेंज जो स्विट्जरलैंड, इसकी स्थापना 1924 में की गई हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है BR1 फैमिली, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि इसका 100 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। FID मतलब जो हमारा FID शतरंज है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसको बोलते हैं FID। इसका मुख्यालय हमारा है स्विट्जरलैंड में, और इसका 100 साल पूरा हो गया, तो इसके बारे में ऊपर से 2 मैंने आपको बताया, उस बारे में पूछ सकता था शतरंज को लेकर, ठीक है, तो याद रखना है आपको। आगे 7.7 T20 कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप इसमें देखते हैं। वेस्ट इंडीज में आयोजित T20 जो विश्व कप है, ये फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2007 में दूसरी बार 2024 में T20 कप यहाँ पर जीत लिया है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। उत्पत्ति, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC 2007 में शुरू किया गया था। ये T20 जो हमारा विश्व कप है, इसकी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। ये प्रारूप इसका क्या है, इसका एक छोटा प्रारूप है कि इसमें टीम के लिए अधिकतम 20 ओवर होते हैं, सबको पता है, ठीक है। और कहाँ पर आयोजित होता है ये भी सबको पता है, तो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं हटाते हैं इसको। आगे देखते हैं, इसके नोट्स भी नहीं बनाने हैं आपको, ऐसा नहीं करना जितने भी टॉपिक दिए आप सबको एक एक करके नोट्स पूरे बनाते जाओ, इसके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है, अगर बना रहे हो तो। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, और भी यहाँ पर सुर्खियाँ क्या हैं देखो, देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर के नाम से नाम बदलकर श्री विजयपुरम यहाँ पर इसको किया गया है, ठीक है। चोल साम्राज्य का प्रभाव यहाँ पर था, तो देखते हैं इसको, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। श्री विजयपुरम भारतीय स्वतंत्रता जो हमारी अदालत है, इसकी जीत का प्रतिनिधित्व करता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारे जो अद्वितीय योगदान है इसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार यहीं पर तिरंगा फहराया था, और सेल्युलर जेल भी यहीं पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नाम बदलना औपनिवेशिक विरासत रूप से अलग का भी संकेत देता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समकालीन भूमिका को उजागर करता है, ठीक है। ये जो हमारे चोल हैं, कभी चोल साम्राज्य के लिए भी यहाँ पर नौसैनिक अड्डे के रूप में काम करता था ये, राइट। चोल साम्राज्य की जो नौसैनिक शक्ति है वो देखते हैं यहाँ पे, क्या हमारा न्यूज़ में आ गया, चोल साम्राज्य आपको पढ़ना है स्टैटिक से, ठीक है। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, राजा 985 में से 1014 तक इनका टाइम पीरियड था, और राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 तक, ठीक है, इनका टाइम पीरियड था। जैसे उत्तरवर्ती हमारे चोल शासक थे, इन्हें एक शासक शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी, ठीक है, और उन्हें क्या है आक्रामक सैन्य शक्ति पर उन्होंने बनाई, राइट। इन शासकों की बंगाल तक की विजय थी, उसके साथ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी को चोल झील यहाँ पर कहा जाने लगा था। इसने उसकी जो पूर्व की ओर बढ़ने की नीति थी उसको अपनाई, ठीक है, और नागापट्टिनम जैसे जो हमारे व्यापार केंद्र थे वो क्या स्थापित किए। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको देखना है इनके जो हमारे पहले प्रथम जो उत्तरवर्ती हमारे शासक थे चोल कौन कौन से थे, और हमारा चोल शासक के बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है, चोल साम्राज्य के बारे में। महत्वपूर्ण इनके जो नौसैनिक अभियान थे हमारे चोल को देख लेते हैं। जैसे कि राजा जो थे जो त्रिवेंद्रम आदि में चेर नौसेना को क्या नष्ट कर दिया, और कंडालूर सलाई का युद्ध यहाँ पर लड़ा था, कब 988 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उत्तरी भाग पर यहाँ पर अधिकार कर लिया, उससे क्या मालदीव पर भी विजय प्राप्त की थी उन्होंने। राजेंद्र जो प्रथम था, इसकी श्रीलंका पर नौसैनिक विजय ने पूरे द्वीप को क्या चोल साम्राज्य में प्रांत बना दिया था। उसने मलय प्रायद्वीप को पड़ोसी द्वीपों के तक फैले जो शैलेंद्र साम्राज्य था उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे मलय प्रायद्वीप में सुमात्रा के कई जो क्षेत्र थे उसमें विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो एक बार 2-3 मैंने पॉइंट आपको यहाँ से बताया वो कर लो, और 2 ऊपर से, ठीक है। तो 4-5 करीब पॉइंट आपके यहाँ से हो गए, और आप स्टैटिक से भी इसको कवर कर सकते हो, राइट। ये जो युद्ध मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे वर्ल्ड हेरिटेज ह्यूमन्स इनिशिएटिव जो है आपका, इसके बारे में। इस पहल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद है उसके तो यहाँ पर किया गया था। इस पहल में अजरबैजान का भी समर्थन प्राप्त है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। 2023 में 2 ट्रांस ह्यूमन्स जो आपके परंपरा थी इसको यूनेस्को में मानवता की अमूर्त संस्कृत सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है। 10 यूरोपीय हमारे जो ट्रांस ह्यूमन्स में, और यहाँ पर
और स्विट्जरलैंड का हमारा अल्पाइन चारगा मौसम, इनको भी यहाँ पर इसे शामिल किया गया था। भारत में ट्रांस ह्यूमन्स भू क्षेत्र कौन कौन से हैं इसमें, इसके बारे में देखते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स हमारे भू क्षेत्र है, इसमें से आपका परंपरा हिमालय के प्रचलित है। ये गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, जो आपके चांपका जैसी जो खानाबदोश जनजातियाँ हैं, वो भेड़ बकरियाँ, ये सब यहाँ पर क्या है, ये जनजातियाँ पालती हैं। ठीक है, इनमें गर्मियों में पशुओं और अल्प जो हमारे उप अल्पाइन है और अल्पाइन चारगा ये ले जाया जाता है, और जबकि सर्दियों के दौरान इन्हें आसपास के मैदानों द्वारा चराया जाता है। ठीक है, सर्दियों में आसपास के मैदान में चराया जाता है, जबकि गर्मियों में इनको कहीं और ले जाते हैं। ठीक है, और ये परंपरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश मैदानी इलाकों में यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज़ आपको याद रखना है, हमारा ट्रांस ह्यूमन भू क्षेत्र है, इसके बारे में थोड़ा सा कौन कौन सी जनजातियाँ थी और यहाँ पर कहाँ पर ये मौजूद थे। ठीक है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एशिया जो पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखो अभी क्या है, यहाँ पे इसमें जो शामिल किए गए 20 साहित्य जो हमारी साहित्यिक कृतियाँ हैं, जो रचनाएं वो शामिल की गई। इसमें 3 जो हमारी भारतीय साहित्यिक कृतियाँ हैं, इनको पांडुलिपियों को भी यहाँ पर शामिल किया गया। ये हमारे रामचरितमानस जो है और पंचतंत्र, और आपका यहाँ पर सहस्रालोक जो लोकन है, ये भी यहाँ पर शामिल यहाँ पर किया गया। तो 3 यहाँ पर जो है साहित्यिक कृतियों में शामिल किया गया, जिसमें 3 भारतीय साहित्यिक हैं, इनको याद रखना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे 3 जो भारतीय साहित्यिक हैं, इनको शामिल किया गया। ठीक है, इस जो हमारी कृति की सूची में शामिल करने का निर्णय मंगोलिया की जो हमारे उलान बटार में आयोजित जो हमारी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक था, उसमें यहाँ पर बैठक लिया गया था, 10वीं बैठक में। ये कुछ खास नहीं, बस 3 ये हमारे इंपॉर्टेंट है जो शामिल किए गए। और देखते हैं इसमें MOW के हमारे जो प्रोग्राम है, क्या MOW क्या होता है, यूनेस्को के हमारे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसे यूनेस्को द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कब शुरू किया गया था, 1992 में, 1992। इसमें 3 तरह के रजिस्टर शामिल है, तो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रजिस्टर, हमारे इंटरनेशनल में और राष्ट्रीय तौर पर और हमारे क्षेत्रीय तौर पर, तो 3 यहाँ हमारे रजिस्टर रेडी होंगे। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत की कई कृतियाँ पांडुलिपियाँ शामिल हैं, जैसे तमिल में मेडिकल आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है कलेक्शन, शैव पांडुलिपियाँ में, ठीक है, और हमारे ऋग्वेद में यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तुम्हारे कई कृति यहाँ पे जो पांडुलिपियाँ उसमें भी शामिल है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा रजिस्टर है, उसमें भारत की कृतियों का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है, तो क्या गलत हो जाएगा। भारत की यहाँ पर 3 कृतियाँ हैं, एक तो ये तीनों लिखी हुई हैं, मैं आपको बताऊँ ये। ठीक है, तो ये याद रखना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम का मुख्य पहल क्या है या मुख्य लक्ष्य क्या है इसका, देखो विश्व की दस्तावेजी जो हमारी विरासत है, इसको सुरक्षित करना। ठीक है, और इन दस्तावेजी विरासत को एक तक जो विरासत हमारी सभी तक पहुंच सुनिश्चित करना, और दस्तावेजी विरासतों को बारे में यहाँ पर जागरूक करना लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा इसका टारगेट रहेगा। सूची में शामिल 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों के बारे में देखते हैं। रामचरितमानस जो हमारा था, इसकी रचना 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है, इसकी यह अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य, जिसमें 7 कांड होते हैं। ठीक है, और इसमें रामायण से जुड़ी कई हुई घटनाएं जो हमारी है काव्यात्मक रूप से वर्णन इसका किया गया है। ठीक है, और पंचतंत्र में क्या है, ये आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में रचित एक विख्यात है। ठीक है, किसमें, संस्कृत में, याद रखना है। और ये किसमें था, ये अब जो रचा गया था अवधी भाषा में। ठीक है, ये जीवंत भारतीय दंत कथाओं के सबसे पुराने जो दंतक कथाएं सबसे पुराने संग्रह में से एक माना जाता है। ठीक है, पंचतंत्र का। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया के दिए हुए हैं, मतलब जो क्षेत्रीय पे उसको याद रखना है। और ये 5 भागों में मिलकर बना है। इस ग्रंथ की सबसे अनोखी विशेषता है कि कहानी के भीतर कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। ठीक है, अगला है सहृदयालोकन। ये क्या, ये 4 आनंदवर्धन द्वारा संस्कृत में लिखित है। हमारा संस्कृत में भी था, और संस्कृत में आपका जो मैंने पंचतंत्र था, ये भी आपका यहाँ पर संस्कृत में। ठीक है, दोनों आप संस्कृत में याद रखना है आपको। लिखित भारतीय और काव्यशास्त्र की एक कालजयी रचना है। दार्शनिक अभिनव गुप्ता ने इस पर एक भाष्य लिखा है। तीनों आपको याद रखना है कि क्या हमारी थी, जो हमारी क्षेत्रीय हैं कौन कौन सी हैं, कौन सी भाषाओं में लिखी हैं। ठीक है, रामचरितमानस है और कौन सा था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं साहित्यिक अकादमी। जो हमारा साहित्य अकादमी है यहाँ पर, इसको देखते क्या है। मशहूर लेखक जो हमारे थे रस्किन बॉन्ड ने साहित्य अकादमी जो फेलोशिप सम्मानों से सम्मानित यहाँ पर किया गया, साहित्यिक सम्मान फेलोशिप के बारे में। ये फेलोशिप किसी लेखक की अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, ये साहित्यिक कोई अनमोल धरोहर के लिए आरक्षित किया गया इसको। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं जो हमारी हैं, वैग्रेट्स इन द वैली, वंस अपॉन ए मानसून, टाइम एंग्री रिवर और स्ट्रेंजर्स इन नाइट, ऑल रोड्स टू लीड टू गंगा, ये हमारी इसकी जो रचनाएं हैं रस्किन बॉन्ड की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा इनमें से जो रचनाएं दी हैं, जैसे आपको एक रचना मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोल देगा स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट्स, ये इसमें से किसकी रचना है, रस्किन बॉन्ड है या फिर कुछ और दे देगा यहाँ पर, तो इनमें से किसकी रचना है। ऐसे करके क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता, सॉरी 2 नंबर में क्वेश्चन 1 पूछ सकता है ऐसा। ठीक है, ये स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन रख सकता है कि इनमें से जितनी रचनाएं लिखी गई हैं, इनमें से कौन सी रचनाएं रस्किन बॉन्ड की नहीं हैं। राइट, एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। आगे देखते हैं
हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली में, साहित्य अकादमी के बारे में, ठीक है। ये हमारा सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत यहाँ पर पंजीकृत है। मंत्रालय में ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। इसके द्वारा प्रदत्त प्रमुख जो हमारे पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भाषा सम्मान यहाँ पर दिए जाते हैं। तो सिर्फ एक याद रखना है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी और कौन से मंत्रालय के तहत काम करता है, 2 बातें ये और जो मैंने ऊपर बताया। आगे आते हैं, आगे हमारा यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस ये क्या है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस के रूप में यहाँ पर इसे मनाया गया था, ठीक है, आयोजन किया गया था। इस समारोह में भारत सरकार द्वारा हाल ही में पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित की गई, ठीक है। पाली को किसमें? शास्त्रीय भाषा को यहाँ पर किया गया, राइट। आपसे बोलेगा कि संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में सराहना की गई, तो ये याद रखना है, पाली भाषा है हमारी, ठीक है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस था उसमें। अभिधम्य दिवस के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर जो जब भगवान बुद्ध स्वर्गलोक से उत्तर प्रदेश के संकसिया, अब यहाँ पर संकसिया बसंतपुर जो है यहाँ पर अवतरित हुए थे, उस टाइम पे यहाँ पर क्या था, ये जब ऐतिहासिक घटना हुई थी उस टाइम पे क्या ये मनाया गया था, ठीक है। इस घटना को सम्राट अशोक ने संकासिया हाथी स्तंभ को भी यहाँ पर चिन्हित किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो अशोक को भी ये किया गया, ठीक है। अगला, ये घटना पहली वर्षावास जो है इसके अंत में और पवरना उत्सव जो हमारी वर्षा काल की समाप्ति का उत्सव होता है, इसमें आयोजन यहाँ पर इसका प्रतीक मनाया जाता है, ठीक है। वर्ष या वर्षावास 3 महीने की अवधि होती है। इस दौरान क्या है, बौद्ध जो भिक्षु होते हैं किसी एक विहार में रहकर अध्ययन करते हैं और ध्यान साधना करने के लिए यहाँ पर ज्ञानार्जन करते हैं और फिर से वह क्या है, शेष महीने के भ्रमण की याचिका के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। हमारा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये पाली भाषा को यहाँ पर जो था इसमें सराहना की गई थी, पाली भाषा से शास्त्रीय भाषा को घोषित किया गया था, ठीक है। और यहाँ से और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किस मंत्रालय के तहत है हमारा? ये संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, ये भी याद रखना है। और बस इतना ही, यहाँ से 2 ही बातें यहाँ पे अच्छी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अभय मुद्रा क्या है? अभय मुद्रा हाल ही में क्या है, संसद में विपक्ष नेता अब भाषण में अभय मुद्रा का यहाँ पर जिक्र किया था, जिसमें देखते हैं इसके बारे में। यह मुद्रा निर्भयता को इंगित करती है। बुद्ध द्वारा ये पागल हाथी को वश में करने के इस्तेमाल में की गई मुद्रा है। इसे 5वें ध्यानी बुद्ध जो क्या मोक्ष सिद्धि थे उसने भी यहाँ पर अपनाया था, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा का ये ध्यान की मुद्रा है। ये विचार इंद्रिय हैं, इनको शांति में सटीकता का संतुलन इंगित करना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जिससे हमारा जो पहला ये न्यूज़ में था यही देखते हैं, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है इसका, जो क्या है ये और क्यों न्यूज़ में आया था, इस चीज़ आपको पढ़ना है बस। बाकी कुछ नोट्स इसका नहीं बनाना है। अभय मुद्रा क्या है, न्यूज़ में हमारे इस वजह से आया था क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के नेता संसद में इसमें भाषण को लेकर न्यूज़ किया था, मतलब बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक संपदा समझौता ये क्या है? हमारा जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है ये क्या है? नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति ने 46वें सत्र में आयोजन पर अवसर पर भारत संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये क्या पहला है? 46वें सत्र में पहला सांस्कृतिक संपदा जो हमारा संपदा समझौता है उसके बारे में। उद्देश्य क्या है? भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पुरावशेष हैं उसकी अवैध तस्करी को रोकना और उस पर अंकुश लगाना, ये इसका टारगेट है या उसका उद्देश्य होगा, ठीक है। ये समझौता भारतीय मूल की कुछ पुरातात्विक सामग्री और हमारी एथनोलॉजिकल सामग्री है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात करने पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। ये समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय पुरावशेष के जो हमारे त्वरित जब्ती हैं उन्हें भारत को वापस लाने में सहायता करेगा, ठीक है। ये हमारे कुछ इसके प्रयास रहेंगे, ठीक है। और कुछ वैश्विक प्रयास हमारे वैश्विक प्रयास क्या हो सकते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक संपदा के स्वामित्व में आयात निर्यात के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने और रोकथाम करने वाले जो हमारे साधन है उसकी यूनेस्को कन्वेंशन के 1970 के आर्टिकल जो आपका 9 है उसमें अवैध तस्करी से रोकने का उपाय किया गया है। यह सिर्फ आपको आर्टिकल 9 याद रखना है कि हमारा अवैध तस्करी उसको रोकने का प्रयास करना हमारी यूनेस्को कन्वेंशन होगा उससे, ठीक है। आगे और यहाँ पे कुछ ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ आपका एक लाइन ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये बाकी आपको नहीं देखना है यहाँ से। और ये याद रखना था, ऊपर समझौता था हमारा, ये कब भारत वापस लाने में सहायता करेगा, किस लिए, तो ये आपको ये बात याद रखना था। और देखते हैं भारत में किसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। क्या प्रयास किए गए? जो देखो ये किसी अन्य देश में भारतीय पुरावशेषों का पता चलता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो हमारा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उस देशों के साथ समन्वय करने का और यहाँ पर पुरावशेष जो देश हैं उसको वापस के लिए जिम्मेदार होगा। कुछ खास नहीं है, आपको 2 से 3 पॉइंट ऊपर पढ़ने जो मैंने आपको यहाँ से बताया, ठीक है। एक तो कहाँ पर हुआ, ये कहाँ पर इसका ये नई दिल्ली में हुआ 46वें का, और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किया है। एक तो याद रखना है पहला पॉइंट, ठीक है। इसके बारे में क्या था, ये क्या हमारा जो इस पर है आयात करने पर प्रतिबंध लगाता है, ये उद्देश्य हमारा, ये दोनों उद्देश्य याद करने हैं, ठीक है। ये तीसरा जो है वापस लाने में सहायता करेगा, ये बस 3 पॉइंट आपको यहाँ पर याद करने हैं। और जो आर्टिकल 9 यहाँ पर हमारा यूज हुआ है वो, बाकी और कुछ यहाँ से नहीं देखना है। आगे देखते हैं, विश्व भर में 10 अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस था उसको लेकर मनाया गया था, तो देखते हैं इसको। इसके बारे में, योग जो हमारा है सब संस्कृत की युज धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मिलना या जोड़ना, ठीक है।
बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है अर्थ इसका। आगे देखते हैं। योग की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता के कई मोहरों पर जीवाश्म अवशेषों में योगाभ्यास के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आपसे बोलेगा जो हमारे योगाभ्यास है ये सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता से यहाँ पर ये अस्तित्व में आए थे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता होगा। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भारत में योग यहाँ पर अभ्यास किया जाता था। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योग शब्द का उल्लेख चारों वेदों, ठीक है, जो योग शब्द का उल्लेख है चारों वेदों में किया गया था, ठीक है। आपसे बोलेगा यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट, पहला तो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता से बोलेगा, दूसरा बोल देगा यहाँ पर कि योग शब्द का उल्लेख हमारे उद्देश्य जो है हमारा उल्लेख किया गया था, उद्देश्य था ये हमारा 3 जो हमारे उपनिषद हैं, ठीक है, 4 उपनिषदों में से 3 उपनिषदों में इसका उल्लेख देखने को मिला है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी हमारा गलत है, चारों में देखने को मिला है, ठीक है। हालांकि दूसरी शताब्दी से पूर्व में पतंजलि के जो था योग सूत्र था उसमें योग का व्यवस्थित तरीके से उल्लेख किया गया है। दूसरी शताब्दी में पतंजलि की एक अन्य रचना है महाभाष्य यानी विस्तृत टीका। यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट पूछ सकता था आपसे कि यहाँ पर तीसरी शताब्दी में पतंजलि के योग सूत्र में व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर योग का उल्लेख मिलता है तीसरी शताब्दी में। तो क्या गलत है, हमारा दूसरी शताब्दी में, राइट। और यहाँ से आपको कुछ नहीं देखना है, इसको पूरा हटा देना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है। हाँ देखो ये थोड़ा सा देख लेते हो आप कि किस जून को क्या होता है ना। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस जून को होती है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर होती है, उत्तरी गोलार्ध में। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके उलट जो उल्टी स्थिति यहाँ पर होती है, अर्थात सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। ये दोनों पॉइंट अपोजिट, और इसके जो एक तो हमारा उत्तरी गोलार्ध वाला इसके जस्ट अपोजिट वाला जो ये भी याद रखना है, वरना ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे करके कि उत्तरी गोलार्ध में ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको दे सकता है। तो ये दोनों क्लियर करने के लिए आप लिख सकते हो नोट्स में। आगे 7.8.9 में भारतीय ध्वज संहिता, ये क्या है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगा फहराने के लिए आग्रह किया था, ठीक है। वो देखते हैं इसको, इसके प्रावधान क्या थे, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय ध्वज से काते, हाथ में बुने, मशीन निर्मित से कपास, ये सब चीज़ के यहाँ पर बना होना चाहिए। संहिता में ये संशोधन 2021 में किया गया था, किस चीज़ के बने होने चाहिए ये बताया गया था, ठीक है। और हमारे कपास, पॉलिस्टर, ऊनी रेशम, ये सब चीज़ के बना सकते हो, राइट। और यहाँ पर है ये निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन सा प्रावधान, ये हमारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधान है, ठीक है। दो पॉइंट सिर्फ एक ही और एक ही, बस 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ यहाँ से नहीं आएगा। ये स्टैटिक में पूछता है, कभी रेलवे का एग्जाम हो या फिर आपका स्टैटिक जो स्टेट पीसेस का एग्जाम हो, वहाँ पर पूछता है ध्वज की लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना रखना होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये क्या है। ये देखो हमारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में, इसका उद्देश्य जो हमारा है, जो हथकरघा बुनकर है उनको सम्मानित करना और हथकरघा जो उद्योग है उनको प्रोत्साहित करना है, उनको प्रेरणा देना आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इतिहास क्या है इसका, इतिहास ये दिन स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में चुना गया था। यहाँ तक कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 में की गई थी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर हमारा आया, तो स्वदेशी आंदोलन जाके आपको स्टैटिक में पढ़ना है हिस्ट्री से, ठीक है। ये आंदोलन ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार पर यहाँ पर किया गया था, जबकि हथकरघा निर्मित जो वस्त्र हैं सहित भारतीय निर्मित उत्पादों को खरीदने पर यहाँ पर बल दिया गया था। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में मनाया गया था, इसका क्या 10 साल पूरा होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लेकर स्वदेशी आंदोलन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस तो पूछेगा, अगर पूछेगा तो, नहीं पूछेगा तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि इसी में इसका प्रयोग हुआ है। महत्व क्या है इसका, हथकरघा भारत में सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है और ग्रामीण क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला व्यवसाय, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसमें 70% बुनकर और संबद्ध श्रमिक महिलाएं भी शामिल होती हैं। तो ये दोनों पॉइंट, और जो मैंने आपको ऊपर बताया स्वदेशी आंदोलन और जो यहाँ पर हमारा हथकरघा दिवस था, इसका 10 साल पूरा हो रहा है, तो इसको लेकर आपको बढ़ना है। एरी सिल्क रेशम, ये क्या है, देखो एरी सिल्क रेशम के बारे में देखते हैं। एरी सिल्क रेशम के लिए ओइको टैक्स प्रमाणन सफलतापूर्ण यहाँ पर इसका जो प्रयास किया गया इसके लिए, ठीक है। वस्त्रों के हानिकारक पदार्थों के मामले में परीक्षण किया गया था। पर्यावरण अनुकूलन जो परिस्थिति है उसमें निर्मित किया गया था इसको। तो क्या है, क्यों न्यूज़ में और क्या हमें पढ़ना है, देखो एरी सिल्क के बारे में, ये दुनिया भर का एकमात्र वीगन रेशम के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा कारण कि क्योंकि यह रेशम उत्पादन जो प्रक्रिया उसके विपरीत इसमें कोकून के भीतर कीट जो होते हैं उसकी मृत्यु नहीं होती, इसके विपरीत क्या कोकून के भीतर वो जीवित रहते हैं, ठीक है। इसका उत्पादन रेशम की कीट प्रजाति जो फिलोसामिया है रिसिनी उसके तरह यहाँ पर किया जाता है। ये कीट मल्टीवोल्टाइन जो है वो जो हमारे एक सीजन में कम से कम 2 से अधिक बार अंडे देते हैं, ठीक है, बच्चे देते हैं उसमें। ये साथ ही इसके साथ 5 से 6 बार इनको पाला जा सकता है। नोट, भारत में सभी प्रकार की रेशम में उत्पादित किए जाते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। आपसे बोलेगा भारत में सिर्फ मलबरी प्रकार का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। यह मलबरी और उष्णकटिबंधीय रेशम ये सिर्फ भारत में प्राप्त होते हैं, तो ऐसा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि सभी 5 प्रकार के रेशम भारत में उत्पादित किए जाते हैं। मलबरी, एरी, उष्णकटिबंधीय टसर, शीतोष्णकटिबंधीय टसर, ठीक है, और आपका मुगा, ये सभी हमारे भारत में रेशम उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये। दूसरा ये बोलेगा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
ये दुनिया का एकमात्र वीगन रेशम के रूप में परिचित ऐसा इस कारण क्योंकि रेशम उत्पादन प्रक्रिया में विपरीत इसमें कोकून के भीतर कीट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये बोलेगा मृत्यु हो जाती है, इससे वहाँ पर कोकून के भीतर ये इनसे अपना रेशम तैयार कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको पूछ सकता है कि आप सिंपल सा आपको बात याद माइंड में रखनी कि ये कहानी पूरी टाइप से कि ऐसा होगा तो ये चीज़ हमारी ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ करके आपको पूरा कहानी याद रखनी है। और ये हमारा यहाँ से इसका जो रेशम का उत्पादन हमारे 5 टाइप हैं वो आपको याद रखने हैं, 5 भारत में होते हैं। आगे देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर पूछा है, मैंने सेट कहीं कराया हुआ पेपर में स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में। तो क्वेश्चन ऐसा कोई पूछा है कि भारत में ये इस टाइप का जो हमारे मलबरी टसर ऐसा जो हमारे यहाँ पर रेशम उत्पादन में अग्रणी है ना, बल्कि यहाँ पर जो टसर है इसका उत्पादन भारत में नहीं किया था। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, लेकिन याद रखना इसलिए यहाँ पर नोट करके दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर करना है। अगला है डोनिसोवन। ये क्या है? डोनिसोवन तिब्बत बैसिया फर्स्ट जो कास्ट गुफा है, इसमें कुछ मानव रहित हड्डियों के अवशेष यहाँ पर पाए गए। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की पहचान के लिए डोनिसोवन नामक पुरातन मानव की प्रजाति की व्यक्ति के रूप में की है। ठीक है, ये क्या इसके देखते हैं डोनिसोवन के बारे में। डोनिसोवन की एक विलुप्त प्रजाति है, वे आधुनिक भारत में निकटता से संबंधित थे। ठीक है, इस प्रजाति की आबादी का विस्तार पिछले हिमयुग के दौरान साइबेरिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक माना जाता है। ठीक है, डीएनए के साक्ष्य में पता चलता है कि डेनिसोवन जो था जो हमारे नियंडर जो थल था और आधुनिक मानव था, उनके दोनों से संबंधित होता था। ठीक है, किससे? देखो डीएनए साथ में पता चला कि जो हमारे डोनिसोवन था ये नियंडर स्थल और मानव आधुनिक मानव दोनों से संबंधित है, या इन दोनों में नियंडर स्थल और आधुनिक मानव की जो साक्ष्य मिले उसमें से ऐसा लगता है कि तिब्बत इंसान के जो डिनोसोवन है उसके जिन प्राप्त हुए हैं। ठीक, हीमो हिडलबर्गेसिस आधुनिक मानव को नियंडर स्थल दोनों समान कॉमन रूप में हमसे माना जाता है। ठीक है, संभवतः क्या है अफ्रीका में रहते थे। देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्या है से इंपॉर्टेंट सिर्फ ये याद है कि जो हमारा होमिडोमिन की एक विलुप्त प्रजाति यहाँ पर भी देखी गई है, न्यूज़ में थी। ठीक है, तो ये कहाँ तक ये प्रजाति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और ये किससे संबंधित है? ये हमारी डोनिसोवंस और नियंडरस्थल आधुनिक मानव दोनों से संबंधित है। बस 3 पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है। अगला आगे देखते हैं, बंगाल गजट। पहले स्वतंत्रता दिवस की कई विशेषज्ञों द्वारा भारत में पहले समाचार पत्र बंगाल गजट को यहाँ पर याद किया जाता है। बंगाल गजट के बारे में 29 जनवरी 1780 को हिक्रीज बंगाल गजट या कलकत्ता हमारा जो जनरल एडवाइजर है उसके रूप में आरंभ हुआ था। ठीक है, तत्काल हमारे जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, उसकी आलोचना को छुपाने के बाद 1782 में इस समाचार पत्र को यहाँ पर बंद कर दिया गया था। ठीक है, पहली बात क्या है, बंगाल गजट न्यूज़ में आया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यहाँ पर वारेन हेस्टिंग भी यहाँ पर न्यूज़ में आया। बंगाल गजट प्लस वारेन हेस्टिंग दोनों आपको स्टैटिक से कवर करना है। स्टैटिक हमारा टॉपिक है बंगाल गजट, नहीं भी मिलता है तो बंगाल गजट के बारे में आपने यहाँ से देख लिया। ठीक है, सीधे साहब वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ जाना है कि वारेन हेस्टिंग क्या क्या काम किया, कब कार्यकाल था, क्या क्या था, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे गणितीय ओलंपियाड है, भारत में छात्रों की सदस्य टीम को लेकर यहाँ पर जो भाग लिए थे उनमें अब तक मेडल जीते कुछ, तो यहाँ पर इस वजह से न्यूज़ में। तो अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड के बारे में देखते हैं। यह हाई स्कूल के छात्रों के लिए गणित विषय पर वैश्विक स्तर पर आयोजित हो जाने वाली चैंपियनशिप प्रतियोगिता है। वैश्विक स्तर पर कहाँ बोलेगा आपसे बोलेगा ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा है इस पर, या फिर बोल सकता है आपका नेशनलशिप, मतलब हमारी जो भारत में ही जो आयोजित होती है वो चैंपियनशिप प्रतियोगिता है। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता हर साल एक अलग देश में आयोजित की जाती है, याद रखना है। पहला ओलंपियाड 1959 में रोमानिया में यहाँ पर आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। साथ ही बेहतर प्रयास करने वालों को ऑनरेबल मेंशन यहाँ पर प्रदान किया जाता है। बस एक बार आपको याद रखना है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड क्या था, ये यहाँ पर था, ऐसा प्रयास किससे किया गया था। और कोई नोट्स इसका नहीं बनाना है, क्योंकि नोट्स अभी बनाओगे तो बहुत सारा नोट्स आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, उतना टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का आपको, राइट है। ठीक है, आप इतनी बात सिर्फ याद रखनी है राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड के बारे में। ठीक है, 3 से 4 बात। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर ये क्या है? वर्ल्ड का जो सबसे पुराना हमारा ओल्डेस्ट कैलेंडर के बारे में यहाँ पर एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे ने विश्व का सबसे पुराना मंदिर का जो हमारा कैलेंडर की खोज की है, इसके बारे में देखते हैं। प्रकार, ये एक प्रकार सौर चंद्र आधारित कैलेंडर है। इस देश इसका निर्माण संभवतः समय और खगोलीय घटनाओं पर पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वी आकार का प्रतीक एक दिन की प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता है इसका। ठीक है, इनमें 365 दिन होता है। यह सौर वर्ष को प्रदर्शित करता है। अन्य प्रतीक इसके जानवरों और अमूर्त डिजाइन इसको शामिल है। ठीक है, और जो संभावित रूप से इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं को अवधि को यहाँ पे चिन्हित करता है। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? ठीक है, इसका जो ऐतिहासिक महत्व हमारा ये होगा, इसका निर्माण 10,850 ईसा पूर्व के आसपास पृथ्वी पर किसी धूमकेतु के गिरने के बाद इसमें यहाँ पर कराया गया था। इस धूमकेतु के गिरने के साथ ही एक संभवतः छोटा हिमयुग आया और प्रारंभ में यहाँ पर मानव समाज का इस पर प्रभाव पड़ा। कुछ इतना खास नहीं है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए कि देखो विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर है, ये हमारा भी न्यूज़ में आया, खोज की गई इसकी। ठीक है, तो
क्या था मतलब इसमें 365 दिन है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है, 100 वर्ष को प्रदर्शित करता है। बस ऐसे याद रखना है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हमारा है परिशिष्ट 1, भारत की बुनाई शैलियाँ। इसमें क्या है, भारत की जो बुनाई शैली इसमें क्या क्या देखते हैं। यहाँ पर देखो बुनाई शैलियों में दे रखा है हमारे शिल्प, गुजरात की पटोला शिल्प है ना, कोला जो लहरिया है ये गुजरात का है, सॉरी राजस्थान का है। और ये एक बार आपको देख लेना है। देखो पूरा ये याद नहीं करना है, सोचो कि आप ये पूरा बनाएं तो ये पूरी चीज़ आपको याद करनी होगी। एक एक चीज़ पूरी नहीं याद करनी है आपको, सिर्फ क्या है कि एक बार देख जाना है कि कलवटी पट्टू यहाँ पर का है, ठीक है, कसीदा जम्मू कश्मीर का है और फुलवारी आपको पंजाब का है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है, कि क्या यहाँ पर है। हो सकता है अगर इसको आपको ज़्यादा और पढ़ना, डीप जाना है तो मैं इसका जो पिक रहेगा इसको पिक करके मैं टेलीग्राम पे और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसमें भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसका प्रिंट निकाल के आप पेस्ट कर सकते हो, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। वैसे इतना इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए नहीं है, इतना यूपीएससी डीप ये सब चीज़ें नहीं पूछता है, ठीक है। अदर एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर ये, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है परिशिष्ट 2 में क्या है, भारत में फसल उत्सव। भारत में कौन कौन से फसल उत्सव हैं, ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हो। हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या है ना, और उत्तराखंड में कौन से हैं, असम में हमारा मैंने बताया था आपको बिहू था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का देख सकते हो किचेरी, सिक्किम में माघ संक्रांति, नागालैंड में मकर संक्रांति होता है, जम्मू में आपका है माघा संक्रांति जो आपका उत्तरायण है ये। तो ये चीज़ हमारे फसल उत्सव हैं, ये देख सकते हो आप। आगे देखते हैं। ये कुछ देखो यूपीएससी कुछ नहीं पूछेगा सब, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर सब कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। वो ऐसी चीज़ें रखता है जो आपने देखी हैं, बट इनको डीप में जाके थोड़ा निकाल सकते हैं। इसमें फसल उत्सव में डीप में जाके क्या निकालेगा, वो वहाँ से कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि वो हमारे फैक्चुअल पॉइंट होते हैं। फसल और ये सब जितने भी जनजाति हैं, नृत्य हैं, सब हमारे फैक्चुअल पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देगा तो बैकग्राउंड पीछे जाके पूछेगा, ठीक है, इसका और जितना डाटा रहेगा अंदर का उसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट पे रख के। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे रख के नहीं पूछेगा आपसे, राइट। भारत का क्षेत्रीय और पूछेगा भी तो आप वो क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे, राइट, ऐसा है। तो इस वजह से क्या है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है आपको, जितना ये लिखे बस एक बार रीड कर जाना है कौन कौन से फसल उत्सव होते हैं, 7-8 आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो नववर्ष को दे रहा है, भारत के क्षेत्रीय नववर्ष हमारे कौन कौन से हैं ये आप देख लोगे, ठीक है। बाकी और देखते हैं आगे। परिशिष्ट 4 में क्या है, अशोक के शिलालेख, और यहाँ पर अशोक के शिलालेख और शिलालेख कौन कौन से यहाँ पर हैं। अशोक के अभिलेख में हमारे यहाँ पर दे रखे हैं कौन कौन से अभिलेख है ये सब, राइट, ये कहाँ पर अभिलेख देखे गए थे इनके, ये सब दिए हुए हैं। आगे विषय वस्तु इनकी क्या है, शिलालेख 1 में क्या है, मिला था जीवों की बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था यहाँ पर, ठीक है। शिलालेख 2 में क्या था, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। पहला शिलालेख में क्या था, जीवों की बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरे ये शिलालेख आप याद कर सकते हो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, राइट। कैसे याद होंगे, ऐसे नहीं, कंपेयर करके याद करना है। पहले में जीवों की बलि थी, दूसरे मनुष्यों के जानवरों के लिए चिकित्सा सुविधा। देखो बलि, अगर बलि किसी चढ़ाएंगे, बलि से बचाएंगे, अगर प्रतिबंध लगाएंगे तो क्या होगा, कोई इंसान को मारना, मतलब किसी जानवर को मारने जा रहे हैं, ठीक है, मारने जाने से बच गया तो क्या हम उसका इलाज करेंगे, दूसरे हमारा इलाज हो गया। पहले में बलि चढ़ाएंगे, दूसरे में इलाज हो गया, ऐसे करके ट्रिक से याद करना है। इलाज अगर हो गया पूरा, उसका सफल हो गया तो क्या होगा, राज्य के अधिकारी द्वारा पर सम्मिलित किया जाएगा कि किसको कहाँ रखें, है ना, राज्य के अधिकारी तो यहाँ पर देखो दे रखा है। तीसरा, चौथा, अगर ये सब कुछ हो गया उसके बाद हमारा आएगा अहिंसा, हमें इनको अहिंसा करना चाहिए, मतलब यहाँ पर धर्मचरण के धर्म के महत्व को समझाना चाहिए, उपदेश करना चाहिए। ऐसा कुछ करके आप बना के याद कर सकते हो, ठीक है। देखो पहला तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यहाँ से हमारा जो इंपॉर्टेंट रहेगा 1 तो चौथा, ठीक है, 1, 2 और 4 यहाँ से इंपॉर्टेंट है शिलालेख इसके। और देखते हैं यहाँ पर देखो, एक जो धम्म के प्रचार के यहाँ पर दिए तो 8वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है इसका, और एक 10वां इंपॉर्टेंट है, एक 13वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतने ही यहाँ पर जो शिलालेख है इसके ये इंपॉर्टेंट है। एक छठा भी, क्योंकि प्रभावशाली प्रशासन राजकीय समाचार जो राजा के समझ प्रस्तुत करने का आदेश देता था, शिलालेख 6। 4 आपके हो, 2 ऊपर बताया मैंने, 6 आप याद कर लो, नोट्स बना के लिख के ऐसे करके हमारे शिलालेख हैं। ये पूरे नहीं लिखने हैं, 14 यहाँ पे लिखे, 14 आपको नहीं लिखने, वरना आप 14 आप लिखोगे तो उनमें ही घूमते रहोगे 14 में कि क्या कौन सा था, ठीक है। तो सिर्फ जितने सेलेक्टेड हैं उतने याद करो। आगे देखते हो, यहाँ पे 7वां स्तंभ शिलालेख है। इसमें स्तंभ देखो यहाँ पर जो बोल रखा है सेकंड नंबर, यहाँ पर जो क्या है, धर्म को श्रेष्ठ बताया और पापों के भाव को अच्छा कार्य, जो दया दान सत्य पवित्र है उसको धर्म की विशेषता बताया। ये सेकंड हमारे इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो चौथा है ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में जो रज्जुक थे उनकी भूमिका का वर्णन यहाँ पर किया गया है तथा न्याय के कल्याण की खुशहाली पर बल दिया गया है, ठीक है। और एक छठा नंबर 2, 4, 6 लोगों के हित में सुख और उसकी वृद्धि के लिए धर्म लिपियाँ लिखवाने में यहाँ पर बारे में बताया गया था। 2, 4, 6 यहाँ पर जो हमारे 7 स्तंभ शिलालेख है, अभिलेख है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। 7 स्तंभ अभिलेख और जो शिलालेख हैं उसमें डाउट नहीं होना है, ठीक है, इसलिए मैं कम कम बता रहा हूँ। इस 7 लिखोगे आप स्तंभ शिलालेख, उसमें से हमारे 3 इंपॉर्टेंट हैं, 3, 1, 2, 3, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 4, स्तंभ नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। बाकी अगला देखते हैं। लघु हमारे जो शिलालेख हैं इसमें क्या है, लघु शिलालेख में हमारा एक तो आपका जो 3rd नंबर है, इसमें अशोक ने बुद्ध धर्म के अपनी जो
संघ समिति इसका गहन यहाँ पर आस्था में व्यक्त किया है। ठीक है, सिर्फ एक इसका तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा लघु शिलालेख। 3 हमारे लघु शिलालेख ऐसे करके लिखोगे, 3 लघु शिलालेख ऐसा, और हमारा इसमें से लघु शिला नंबर जो तीसरा है, 3rd नंबर, ये आप यहाँ पे नोट कर जाओगे, बाकी और कोई नहीं पढ़ना है। ठीक है, लिखोगे दोनों, बनाओगे दोनों। ठीक है, 3 लघु शिलालेख लिखे यहाँ पर, 3 ऐसे करके बना दिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे आप ऐसा लिख सकते हो। आगे देखते हैं। परिशिष्ट 5 में देखा है हमारे ऐतिहासिक कुछ बंदरगाह है ना, हमारे जो कुछ यहाँ पर पोर्ट्स दे रखे हैं वो कौन कौन से, गुजरात में हमारा क्या है, ठीक है, उड़ीसा में कौन सा, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो यहाँ पे ये आपको कवर करना है। ठीक है, आगे बस एक बार देखना है कौन से कहाँ है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से इतना अगर न्यूज़ में रहता तो पूछता। यहाँ पे दिखा दिए इन लोगों ने कहाँ पर जो बंदरगाह हमारे ऊपर जो यूज हुए हैं वो सब यहाँ पे एक साथ लास्ट में दिखा दिए परिशिष्ट में बना के। ठीक है, जितनी भी चीज़ें ऊपर हमारे पढ़े हम लोगों ने वो सब परिशिष्ट मिला के नीचे दे दिया इन लोगों ने, क्या क्या यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, अगला है भारत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये हमारा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2024 में पूछा था, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से हमारे शिलालेख हैं। ठीक है, इन जितने हमारे परिशिष्ट आ रहे हैं इन सब के मैं आपका जो पिक्चर रहेगा, क्लियर पिक्चर करके मैं आपको यहाँ से टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, चिपका सकते हो इसको, क्योंकि इतना लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा इस सब चीज़ का। सीधे से इसका प्रिंट निकाल के आप इसको रीड करते रहोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाए, ज़्यादातर याद भी होंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे आपको कवर करना है। बाकी देखो जितना यहाँ पर था टॉपिक हमारे PT 365 के मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक आज चल रहा था इस मैगजीन का, तो मैंने पार्ट 4 हमारा जो पार्ट 4 यहाँ पर था इसका, इस पार्ट 4 में पूरी कर दी मैंने। ठीक है, ये करीब आपका रहेगा 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा, 5 या 10 मिनट का वीडियो रहेगा, 1 घंटे का ये, और करीब मैंने 1 घंटे के 3 वीडियो करा दिए हैं। ठीक है, तो करीब 4 घंटे में हमारा जो PT 365 है कंप्लीट हो गया इसका कल्चर का। ठीक है, जो सबसे कम टाइम में मैंने आपको यहाँ पर कराया है, राइट। बाकी कुछ डाउट रहता है नीचे कमेंट पे टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, और जो नेक्स्ट मैगजीन आने वाली है इसकी जो इन्वायरमेंट की होगी वो आएगी, या तो यहाँ पर शायद से हमारी सोशल इशू या सामाजिक मुद्दे हैं ना उसकी आ सकती है, जो भी आएगी मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराता हूँ, राइट। और जो हमारे इकोनॉमिक का पार्ट 1 बचा हुआ है लास्ट वाला वो भी मैं आपको कल तक कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।